जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 2 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था लाख की चूड़ियाँ। तो ये कहानी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया था और उसके प्रश्न उत्तर लिखने के लिए दिए थे। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 3 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। लेकिन इसके पहले इस व्यंग्य को किसने लिखा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके लेखक जो हैं वो हरिशंकर परसाई हैं। तो सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक जो हैं वो कौन है? हरिशंकर परसाई। तो ये हिंदी के महान व्यंग्यकार हैं और ये जो पाठ है ये एक व्यंग्य है। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी शिक्षा कैसे प्राप्त हुई, इन्होंने क्या क्या लिखा आदि के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती हैं जिनसे किसी भी और राजनैतिक व्यवस्था में पिसते मध्यवर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। ठीक है, इन्होंने जीवन की वास्तविकताओं को अपने लेखन के माध्यम से दिखाना चाहा है। सामाजिक पाखंड मतलब समाज में फैले जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों के अलावा जीवन में पर्यंत विसर्लियों पर भी अपनी अलग कोटिवार पहचान है। उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन महसूस होता है। लेखक उसके सामने ही बैठे हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र की रचना हरिशंकर परसाई ने किया, जो एक व्यंग्य है। अब देखिए, इनकी जो मृत्यु है वो 10 अगस्त 1995 को हुई। ठीक, तो आपको मैंने बताया कि इनका जन्म कब हुआ। 22 अगस्त 1924 को और इनकी मृत्यु कब हुई? 10 अगस्त 1995 को। अब आगे इसके क्या बताते हैं कि इनकी शिक्षा क्या थी। उन्होंने सेमस्तार ग्लोबल स्कूल इलाहाबाद में आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, वो एमए किए थे। जीवन, अब इनके जीवन में क्या क्या हुआ इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। 18 वर्ष की उम्र में वन विभाग में नौकरी की। खंडवा में 6 महीने अध्यापन। 2 वर्ष 1941 से 43 जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण की उपाधि ली। 1942 से वहीं मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन किया। 1952 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी। 1953 1957
1953 से 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। 1957 में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत। मतलब 1957 तक उन्होंने जो भी नौकरी चाकरी की वो कर डाली, उसके बाद वो क्या करते हैं, नौकरी को छोड़ देते हैं और फिर केवल आज़ादी से लेखन कार्य शुरू करते हैं। जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिकी निकाली। जबलपुर से उन्होंने क्या किया कि वसुधा नाम की एक साहित्यिक मासिकी निकाली, यानी एक मासिक पत्रिका निकाली। नई दुनिया में, सुनो भाई साधो, नई कहानियों में, पांचवा कालम और उलझी उलझी तथा कल्पना में, और अंत में इत्यादि कहानियाँ, उपन्यास एवं निबंध लेखन के बावजूद मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में विख्यात। मतलब ये कहानियाँ भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, निबंध लेखन भी किया, लेकिन इसके अलावा ये किस लिए प्रसिद्ध हुए? मुख्य रूप से व्यंग्यकारी के रूप में प्रसिद्ध हुए। परसाई मुख्यतः व्यंग्य लेखक है। मतलब जो परसाई जी हैं वो मुख्य रूप से व्यंग्य ही लिखते हैं, व्यंग्य के ही लेखक हैं। पर उनका व्यंग्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, लेकिन जो उनका व्यंग्य होता है, उनका व्यंग्य लेखन जो है वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता है, वो हमें कुछ ना कुछ सीख देता है। उन्होंने अपने व्यंग्य के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया है जो हमारे जीवन को दूभर बना रही हैं, यानी हमारे जीवन को कठिन बना रही हैं। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर करारा व्यंग्य किया है। मतलब हमारे राजनीतिक जीवन में, मतलब उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक, मतलब समाज में और राजनीतिक जीवन में दोनों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो शोषण हो रहा है, उस पर कस के व्यंग्य किया है। करारा व्यंग्य मतलब बहुत कड़ा व्यंग्य किया है, बहुत ही करारा झटका दिया है उन लोगों को, जो हिंदी व्यंग्य साहित्य में अनूठा है। जो हिंदी व्यंग्य साहित्य है उसमें अपना अलग ही स्थान बनाया हुआ है। परसाई जी अपने लेखन को एक सामाजिक कर्म के रूप में परिभाषित करते हैं। उनकी मान्यता है कि सामाजिक अनुभव के बिना सच्चा और वास्तविक साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। मतलब परसाई जी जो हैं वो अपने लेखन को क्या मानते हैं कि ये एक सामाजिक कर्म है, इसके द्वारा समाज के लिए कुछ किया जा सकता है। और ये भी वो उनकी मान्यता है कि बिना किसी अनुभव के, बिना किसी सच्चे ज्ञान से कि इसे लिखना असंभव है। वास्तविक साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। मतलब जो वास्तव में साहित्य है उसको लिख पाना कठिन है बिना किसी अनुभव के। परसाई जी मूलतः एक व्यंग्यकार है। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि परसाई जी एक मुख्य रूप से व्यंग्य के लेखक हैं। तो व्यंग्यकार हैं। सामाजिक विसंगतियों के प्रति गहरा सरोकार रखने वाला ही लेखक सच्चा व्यंग्यकार हो सकता है। मतलब समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं, जो भ्रष्टाचार फैले हैं, उनसे जो ज़्यादा संबंध रखता है, उनके बारे में जो ज़्यादा जानता है, वही सच्चा व्यंग्यकार हो सकता है, वही उनके बारे में लिख सकता है, उनके खिलाफ लिख सकता है। ठीक है। परसाई जी सामयिक समय का रचनात्मक उपयोग करते हैं। परसाई जी क्या करते हैं, जो भी उनके पास समय है, जैसा भी सामयिक समय है, वो उस तरीके से उनका रचनात्मक उपयोग करते हैं। उनका समूचा साहित्य वर्तमान से मुठभेड़ करता हुआ दिखाई देता है। उनका जो साहित्य लेखन है वो क्या है कि जैसा वर्तमान में जो परिस्थिति है, जो स्थिति है हमारे समाज और हमारे राजनीति की, उससे वो मुठभेड़ करता हुआ, उससे वो जैसे लगता है ना कि परस्पर विरोध करता हुआ दिखाई पड़ता है। परसाई जी हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा को एक नई पहचान दी। परसाई जी ने क्या किया कि हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा को एक नई पहचान दिए
और उसे एक अलग रूप प्रदान किया। इसके लिए हिंदी साहित्य उनका ऋणी रहेगा। मतलब जो उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी व्यंग्य लिखे हैं, इसके लिए हिंदी साहित्य उनका हमेशा ऋणी रहेगा, हमेशा उनका मतलब मुख्य स्थान रहेगा हिंदी साहित्य में। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कहानी। अब कहानी में क्या क्या है? कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जियो। तो ये 3 जो थे ये प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी। फिर है तट की खोज, ज्वाला और जल। ये 3 जो हैं ये उपन्यास हैं। नेक्स्ट है संस्मरण, तिरछी रेखाएं। फिर लेख संग्रह क्या क्या है? तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, उखड़े खंभे, सदाचार का ताबीज, विकलांग, श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, बस की यात्रा। तो इसमें से जो ये बस की यात्रा है यही आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी। परसाई रचनावली सजिल्द तथा पेपर बैग 6 खंडों में, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित। हरिशंकर परसाई पर केंद्रित साहित्य। कौन कौन से केंद्रित साहित्य हैं हरिशंकर परसाई पर? पहला है आँखन देखी। आँखन देखी संपादक कमला प्रसाद, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। फिर देश के इस दौर में विश्वनाथ त्रिपाठी, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से ये भी प्रकाशित हुआ। फिर है सम्मान। अब इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले? विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये तो हमने आप लोगों को हरिशंकर परसाई जी के बारे में बताया कि ये कैसे थे, कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं और इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब इसके बाद हम अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये आपका हिंदी साहित्य का पाठ 3 है, जिसका शीर्षक है यानी जिसका नाम है बस की यात्रा। बस तो आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा। बस यानी आवागमन का एक साधन है जिसके द्वारा हम कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। शुरू करते हैं। लेखक ने क्या लिखा है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। लेखक कहता है कि हम यानी मैं और मेरे 5 मित्रों ने ये निश्चित किया, तय करना यानी ये निश्चय करना, ये निश्चय किया, हम मतलब मैं और मेरे 5 मित्रों ने मिलकर ये निश्चय किया कि शाम के 4 बजे की बस से हम चलेंगे। ठीक है, मतलब शाम के समय जो 4 बजे वहाँ पर बस मिलती थी उससे उन्होंने जाने का निश्चय किया। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना एक जगह का नाम है। तो पन्ना से एक बस इसी कंपनी की कहाँ के लिए मिलती है? सतना के लिए। कब मिलती है? घंटे भर बाद, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। मतलब पन्ना से सतना के लिए घंटे भर बाद मिलने वाली जो बस है वो जबलपुर में ट्रेन को मिलाती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। मतलब लेखक सोचता है कि मतलब लेखक और उसके मित्र मतलब ये सोचते हैं कि जब हम उस बस से जाएंगे तो हमें ट्रेन टाइम से मिल जाएगी, ट्रेन समय पर मिल जाएगी और फिर हम सुबह घर पहुंच जाएंगे।
हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। लेखक कहता है कि हम 5 मित्रों में से 2 मित्र ऐसे थे जो सुबह पर क्या करना था, उन्हें अपने काम पर जाना था, अपने काम पर उपस्थित होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। मतलब बहुत ही उन्हें जरूरी काम था, वहाँ से आना बहुत ही आवश्यक था, इसलिए वो क्या करते हैं, इसी रास्ते को अपनाते हैं वापस आने के लिए। लोगों ने सलाह दी, लोगों ने बहुत समझाया कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। मतलब लेखक और उसके मित्रों को कई लोगों ने ये सलाह दी, कई लोगों ने समझाया कि जो समझदार लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो इस शाम वाली बस से सफ़र यानी यात्रा नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लेखक और उसके मित्र पूछते हैं क्यों नहीं करते, आखिर क्या कारण है कि इस शाम वाली बस से लोग सफ़र नहीं करना चाहते? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? फिर सब कहते हैं नहीं, बस डाकिन है। लोगों ने क्या कहा, नहीं, डाकू नहीं मिलते हैं, लेकिन बस ही डाकिन है। बस डाकिन है यानी बस डाकिन मीन्स होता है जैसे डायन या चुड़ैल, इस तरीके से कि जो नुकसान पहुंचाए। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक कहता है जब मैंने उस बस को देखा तो मेरे मन में एक श्रद्धा उमड़ पड़ी, एक आदर का भाव उमड़ पड़ा। खूब वयोवृद्ध थी, वयोवृद्ध यानी बहुत ही बूढ़ी। तो लेखक कहता है कि वो जो बस थी वो देखने में कैसी थी, बहुत ही बूढ़ी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। उस पर इतने स्क्रैच थे, इतने उस टेढ़े मेढ़े थे, इतने मतलब निशाने थी कि जैसे लगता था कि वो कितनी पुरानी, कितनी अनुभवी है, कितने सदियों से वो अनुभव ले रही है। मतलब लेखक को ऐसा लगा कि ये जो बस है ये बहुत ही अनुभवी है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। फिर लेखक अब सोचता है कि हो सकता है लोग इसलिए इस बस से यात्रा नहीं करना चाहते क्योंकि वे सोचते हैं कि ये बस तो बहुत ही वृद्धा हो चुकी है, इसमें बिल्कुल दम नहीं है, तो अगर हम इस पे सवार होके इस पे यात्रा करेंगे तो क्या होगा, इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी। मतलब वो जो बस थी वो इतनी पुरानी थी कि बस केवल उसको रखकर उसकी पूजा ही की जाए। वो इतना कर चुकी थी काम, इतनी बूढ़ी हो चुकी थी काम करते करते, इतना रास्ते सड़क पर चलते चलते, कि अब उससे यात्रा नहीं की जा सकती थी। अब केवल उसको खड़ा करके उसकी पूजा करने लायक था। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लेखक कहता है कि आखिर उस पर कैसे सवारी की जा सकती है, कैसे उस पर यात्रा की जा सकती है? वो इतनी वयोवृद्ध है, वो वैसे ही देखने में लग रही है कि वो कितनी कमज़ोर है, तो हम उस पर अगर सवारी करेंगे, उससे यात्रा करेंगे तो उसे बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। मतलब बस जिस कंपनी की थी उसके हिस्सेदार, मतलब उसके जो पार्टनर थे, हिस्सेदार पार्टनर यानी जो उसमें भागीदार थे, वो भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? लेखक कहता है कि हम मित्रों ने उनसे पूछा कि क्या ये बस चलती भी है? तो वो क्या बोले? वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? लेखक कहता है कि हम मित्रों ने उनसे पूछा कि क्या ये बस चलती है? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी। फिर हम लोगों ने पूछा, मतलब हम लोगों ने कहा कि हाँ, अगर चलती है तो वही तो हमें देखना है कि आखिर ये चलती कैसे है। अपने आप चलती है
तो फिर वो महाशय कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, अपने आप ही ये चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक कहता है कि बहुत आश्चर्य की बात है कि इतनी पुरानी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। मतलब लेखक कहता है कि हम जो मित्र थे और मेरे और मैं, ये एक बार सोच रहे थे कि जाएं, फिर मन करे कि नहीं 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 जाने लायक है। तो आगा पीछा करने का मतलब कि मन करे जाने का, लेकिन फिर मन करे नहीं 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 जा सकते, इसको कहते हैं आगा पीछा। मतलब एकदम कंफर्म नहीं कि उन्हें जाना ही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने बस की हालत देखी कि वो बस कैसी है। उस बस को देखकर उनके जो इरादे थे वो डगमगा गए। आगा पीछा करना यानी इरादों में फेरबदल करना। डॉक्टर मित्र ने कहा, उनके साथ एक मित्र थे उनके जो एक डॉक्टर थे। उन्होंने क्या कहा? डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक के मित्र ने कहा, जो कि एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है, चलो, ये जो बस है ये बहुत जानकार है, अनुभवी यानी बहुत ही ज़्यादा जानती है, बहुत ज़्यादा इतने दिनों से चल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा अनुभवी है। जो नई नवेली बसें होती हैं वो उनसे ज़्यादा विश्वसनीय है। नए नवेले लोगों पे विश्वास लोग कम करते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे जीवन में ही देखिए, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। अब नए लोगों के ऊपर उतना विश्वास लोग नहीं करते हैं। तो वही वो डॉक्टर मित्र उनके कहते हैं कि चलो चलो, कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, ये बस जो है वो बहुत ही अनुभवी है, बहुत ही जानकार है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हम इस बस पर विश्वास कर सकते हैं। ये बस जो है वो हमें बेटों की तरह अपनी गोद में बैठाकर प्यार से लेकर जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। लेखक कहता है कि हम बस में बैठ तो गए, लेकिन जो हमें बस तक छोड़ने आए थे, बस पर बैठाने आए थे, वो हमें इस तरीके से देख रहे थे जैसे लग रहा था कि बस अब हम जा रहे हैं, अब हम कभी मिलेंगे नहीं, अब हमारी अंतिम विदाई हो रही है। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। लेखक उनकी आंखें देखकर ये महसूस करता है कि उनकी आंखें ये कह रही हैं कि जैसे जो इस संसार में आया है वो एक दिन तो जाएगा ही, चाहे वो राजा हो या रंक हो या कोई फकीर हो, सभी को एक दिन जाना है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। मतलब किसी भी आदमी को जाने के लिए निमित्त यानी साधन, एक साधन मात्र चाहिए कि आदमी यहाँ से जा सके। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। मतलब बस चलना शुरू हुई। बस का जो इंजन था वो शुरू हुआ चलना, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। मतलब उसके जो पार्ट थे वो इतने हल्के हो गए थे, इतने कमज़ोर हो गए थे चलते चलते, तो ऐसा लग रहा था लेखक को जैसे जो इंजन है वो पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसे हम एक इंजन के भीतर बैठे, एक इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। पूरी बस जो है वो इंजन है। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक क्या कहता है कि जब
इंजन चलना स्टार्ट हुआ, इंजन चलना शुरू हो गया, तो हमें ऐसा लगा जैसे पूरी बस ही इंजन हो और हम इंजन के अंदर बैठे हों। बस में जो शीशे लगे हुए थे, कांच यानी शीशे, बस में जो शीशे लगे हुए थे वो बहुत ही कम बचे हुए थे। ठीक है, बहुत बसों पे आप लोग देखे होंगे खिड़कियों पे शीशे लगे होते हैं, तो जो खिड़कियों पे शीशे लगे थे वो पूरे शीशे नहीं थे, बहुत कम शीशे बचे हुए थे वहाँ पर। और जो शीशे बचे हुए थे वो भी टूटे फूटे हुए थे, तो उनसे जो है, उनसे लेखक कहता है कि उनसे हमें बचना था। तो इसलिए क्या करते हैं लेखक और उनके मित्र, तुरंत खिड़की से दूर सरक जाते हैं। खिड़की के पास बैठे थे, तो जब वो देखते हैं कि जो शीशा है वो बहुत थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है और कब टूट कर लग जाए, गिर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वो डर के मारे क्या करते हैं कि तुरंत खिड़की से दूर सरक कर बैठ जाते हैं। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, मतलब उसके जो लोहे के वो लगे हुए थे, चद्दर के बने होते हैं, लोहे के चद्दर के बनते हैं बस, तो उसका चद्दर इतना हल्का हो गया था, उसका एक एक पार्ट इतना कमज़ोर हो गया था कि ऐसा लग रहा था लेखक को कि जैसे जो इंजन है जो बस के नीचे होता है, वो लग रहा था लेखक को कि हमारी सीट के नीचे हुआ, यानी उसकी सीट के नीचे ही लगा हुआ है और वहीं पर चल रहा है। तो ये पाठ जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। मैंने आप लोगों को इतना आप बता दिया। अब आगे का जो व्यंग्य है वो मैं आप लोगों को आगे के भाग में पढ़ाऊंगी। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। सबसे पहले है, इस पाठ का क्या नाम है और उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, इस पाठ का क्या नाम है और उसके लेखक कौन है, ये हो गया। दूसरा प्रश्न है, लेखक और उसके मित्रों ने क्या तय किया। तीसरा प्रश्न है, जबलपुर ट्रेन को कौन मिला देती थी। लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी। डॉक्टर मित्र ने लेखक से क्या कहा। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न हैं। इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और इस भाग में जितने भी कठिन शब्द हैं, जैसे निमित्त हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है, तय हुआ, तो कांच, ये जैसे जो थोड़ा डिफ़िकल्ट शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।